दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही वास्ट सेक्टर में से एक है। यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसलिए ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। हालांकि यहाँ पर हर जॉब रोल की अलग अलग इम्पॉर्टेंस है और किसी एक के बिना भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर सभी रोल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि आप किसी भी रोल को परफॉर्म कर रहे हो हेल्थ केयर सेक्टर में, सभी रोल अपनी अपनी जगह अपना रोल प्ले करते हैं और सबकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। लेकिन दोस्तों आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि एक डॉक्टर की सैलरी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रीज़न क्या होता है? क्यों डॉक्टर की सैलरी और बाकी जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं या वर्कर होते हैं एक हॉस्पिटल में, उनकी सैलरी में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिसके चलते एमबीबीएस डॉक्टर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, वहीं नर्सेस, टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट की सैलरी इतनी कम होती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिसके चलते डॉक्टर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती है और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कम मिलती है। अगर आप भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं या करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी डिफरेंसेस के बारे में। तो अगर आप एक डॉक्टर की एवरेज सैलरी देखें तो ये करीब आपकी 45,000 से 46,000 के बीच में होती है। हम बात करें एमबीबीएस डॉक्टर की। अगेन हम आपको बता दें दोस्तों, ये एक एवरेज सैलरी है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज सैलरी आपका 45 से 50,000 के बीच में आप इसको देख सकते हैं। नर्सिस की सैलरी के ऊपर हम नज़र डालें तो नर्सिस की सैलरी डिफरेंट रोल्स में अलग अलग होती है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपको कुछ डिफरेंट नर्सिंग स्टाफ के सैलरी रेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि किस रेंज से किस रेंज तक इनकी सैलरीज हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर सैलरी की आप बात करें तो वो नर्सिंग प्रोफेसर को मिलती है जो कि 50,000 तक हो सकती है। नर्सिंग में ही अगर हम बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जहां पर 30 से 45,000, पीडियाट्रिक नर्स 13 से 20,000, ओटी नर्स 20,000 तक इसकी सैलरी हो सकती है और आईसीयू नर्स भी 25,000 तक अर्न कर सकते हैं। एट लास्ट है नर्सिंग सुपरवाइज़र जो कि 17,000 से 26,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो नर्सेस में आपको ये डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट सैलरीज देखने को मिल जाती हैं। फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट ऑन एन एवरेज मंथली 15,000 से 16,000 के बीच में अर्न करते हैं, जिस पर इनका एनुअल सैलरी करीब 2.2 लाख पर एनम के बीच रहता है। अगेन दोस्तों एक एवरेज सैलरी है जो कि आपके एरिया ऑफ वर्क के ऊपर, आप किस जगह पर वर्क करते हैं, वहाँ का एक सर्टेन सैलरी स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी चीज़ों को देखकर जो है आपको डिसाइड करना होता है कि आपका सैलरी क्या रहेगा। बट एक एवरेज सैलरी आपका यहाँ पर 15 से 16,000 के बीच में रहता है। टेक्नीशियंस की दोस्तों अगर हम बात करें डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस करीब यहाँ पर 15,000 पर मंथ तक अर्न करते हैं ऑन एन एवरेज। रेडियोलॉजिस्ट भी यहाँ पर लगभग दोस्तों इतना ही, यहाँ पर 17,000 के करीब अर्न करते हैं पर मंथ। कार्डियोवैस्कुलर टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो 12,500 पर मंथ। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट 15,000, एमआरआई टेक्नीशियन 16,000, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन 14,000 और फार्मेसी टेक्नीशियन करीब 13,500 मंथ अर्न करते हैं। अगेन हम आपको बता दें एक एवरेज सैलरी है, ये ज़्यादा और कम भी हो सकती है। तो दोस्तों ये अभी तक आपने देखा कि टेक्नीशियंस की सैलरी क्या होती है। एक बार डाइटिशियन की सैलरी पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर डाइटिशियन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डाइटिशियन भी दोस्तों एस्टिमेटेड सैलरी लगभग 17 से 18,000 के बीच में जो है वो अर्न करते हैं पर मंथ, जो कि एक एवरेज सैलरी है इंडिया में। आइए अब दोस्तों इनके कोर्स वर्क के बारे में बात करते हैं कि इनका कोर्स वर्क कैसा रहता है। अगर हम बात करें कोर्स वर्क की तो दोस्तों कोर्स वर्क में ये चेक किया जाता है कि आप अपने एकेडमिक्स के दौरान क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं और वो लेवल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर की बात करें तो दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, जिसके बाद ही आप एमबीबीएस में एडमिशन ले पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमबीबीएस की ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स, जिसमें 4.5 ईयर्स आप पढ़ते हैं और 1 साल का आपका ट्रेनिंग इंक्लूडेड रहता है। एमबीबीएस के दौरान दोस्तों जनरली स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकेशंस एक्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ में किस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है और ओवरऑल ट्रीटमेंट को लेकर दोस्तों जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो एमबीबीएस में यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है कि अच्छे से वो इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकें।
नर्सेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 तरह के नर्सेज़ हमें देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं जीएनएम नर्सेज़ और दूसरे होते हैं बीएससी नर्सिंग। जीएनएम के अलावा दोस्तों एएनएम नर्सेज़ भी होते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को ही देखा जाता है। अगर हम इनके कोर्स करिकुलम की बात करें तो इसमें आपको नर्सिंग फंडामेंटल्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा की नॉलेज दी जाती है। साथ ही साथ में मेडिकेशंस एक्सेट्रा के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एनुअली दोस्तों अगर हम कंट्री की बात करें इंडिया में तो करीब हर साल 60,000 नर्सेज़ पास होती हैं, जबकि इंडिया में 80,000 नर्सेज़ को करीब ट्रेन करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा डिप्लोमा नर्सेज़ की बात करें तो इंडिया लगभग 40,000 या हम कहें 41,000 नर्सेज़ को हर साल डिप्लोमा कोर्सेज़ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज़ की बात करें तो हर साल करीब 2,000 पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज़ इंडिया में पास होती हैं। फार्मासिस्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट बनने के लिए यहाँ पर अगेन आपको 2 कोर्सेज़ देखने को मिलते हैं। पहला है बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 साल का कोर्स होता है और दूसरा होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। अगर हम दोस्तों इनके कोर्स करिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आपको बायोलॉजी के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, जिससे कि फार्मेसी रिलेटेड अप्रोप्रिएट नॉलेज आपको मिलती रहे। इसके बाद आते हैं टेक्नीशियंस, जहाँ पर दोस्तों अगेन आपको डिप्लोमा देखने को मिल जाता है या फिर आपको बैचलर डिग्री देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप बैचलर करते हैं रेडियोलॉजी या फिर मेडिकल लैब में तो लगभग 3 से 4 साल का ये बैचलर होता है। डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करें तो ये करीब 2 से 3 साल के बीच में होता है। और इस कोर्स वर्क में दोस्तों आपको रेडियोलॉजी, एक्सरे एक्सेट्रा की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको एजुकेट किया जाता है इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है डाइटिशियन। अगेन डाइटिशियन बनने के लिए भी डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पहला कोर्स है बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो कि 3 से 4 साल का होता है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। इसके अलावा डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी जो कि 2 साल का कोर्स होता है। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 6 महीने से 1 साल के बीच में रहती है। तो यहाँ पर सर्टेन कोर्सेज हैं जिनको करके आप डाइटिशियन बन सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल फूड सिस्टम मैनेजमेंट, इसके अलावा हेल्थ और पॉवर्टी, बॉडी वेट रेगुलेशन, फूड एंड डिजीज़ेस, इंटरनेशनल न्यूट्रिशन और उसके अलावा न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के बारे में आपको एजुकेट किया जाता है। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के मामले में दोस्तों अगर हम बात करें तो फार्मेसी और एमबीबीएस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा टिपिकल कोर्स वर्क हैं या हम कहें कोर्सेज़ हैं, क्योंकि इनकी स्टडीज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होती हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं जो कि ऐसे में अगर हम फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के साथ साथ फार्माकोलॉजी भी स्टडी करनी होती है, जो कि कहीं ना कहीं एक टिपिकल और एक मुश्किल सब्जेक्ट है। इसके बाद आते हैं आपके नर्सिंग के कोर्सेज़ और लास्ट में आता है आपके टेक्नीशियन के कोर्सेज़ और डाइटिशियन के कोर्सेज़। तो अगर हम इसको कैटेगरी वाइज देखें तो सबसे पहले एमबीबीएस, फिर फार्मेसी, उसके बाद आपके नर्सिंग, फिर टेक्नोलॉजी और लास्ट में आते हैं डाइटिशियन के कोर्सेज़। तो ओवरऑल दोस्तों इस कंपैरिजन को देखते हुए हम कुछ कंक्लूजन पॉइंट पर आ सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस के लिए दोस्तों कराया जाने वाला एंट्रेंस इस सैलरी का डिफरेंस का मेन रीज़न होता है या हो सकता है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक एंट्रेंस टेस्ट को निकालने के बाद और 5.5 साल की एक लंबी डिफ़िकल्ट स्टडी को करने के बाद डॉक्टर बनते हैं। वहीं अगर हम नर्सिस की बात करें, पैरामेडिकल्स की बात करें या फार्मासिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए, बिना किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम को दिए भी डाइटिशियन या पैरामेडिक्स बन सकते हैं या नर्सेज बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की हाई सैलरी का एक ये बड़ा कारण हो सकता है जिसके चलते उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसके अलावा डॉक्टर्स को दोस्तों एक रिगरस स्टडी को प्रैक्टिस करना होता है, फॉलो करना होता है 5.5 ईयर्स तक, यानी कि 5.5 साल तक, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं तो वो डॉक्टर्स बन नहीं पाएंगे और बन भी जाते हैं तो उस तरह से डॉक्टर्स के रोल को
डॉक्टर्स के रोल को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो लेवल ऑफ स्टडी होता है एमबीबीएस का, वो अदर कोर्सेज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और चैलेंजिंग होता है। एंड फाइनली दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अगर हम माने तो करीब इंडिया में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं विद स्टेट मेडिकल काउंसिल। जून 2022 की दोस्तों ये रिपोर्ट है। इसके अलावा इंडिया में करीब 80% रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं और वही लगभग 5.5 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर का दोस्तों जो पॉपुलेशन रेशियो है वो है 1:834, जो कि WHO की नॉर्म से कहीं ना कहीं पीछे है। ऐसे में दोस्तों अगर हम इसका रेशियो निकालें तो करीब 1194 लोगों को देखने के लिए इंडिया में एक डॉक्टर है, या एक डॉक्टर जो है वो 1194 लोगों को देख रहा है, अगर हम डॉक्टर के अवेलेबिलिटी और नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स को रेशियो में या इंडिया की पॉपुलेशन को सामने रखकर बात करें तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते डॉक्टर्स की जो सैलरी है वो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़्यादा होती है, और इसीलिए दोस्तों डॉक्टर्स को हाईली पेड प्रोफेशन के तौर पर देखा जाता है और उनको सैलरी भी एक अच्छी मिलती है। 50,000 हम कह सकते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इनिशियल अमाउंट है जो कि डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर्स रिसीव करते हैं अपनी जॉब के स्टार्टिंग में। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।